नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। मैं पूरी एकाग्रता से ये कहानी सुन रहा था। ये कहानी अब बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुँच गई थी। विष्णु ऐसा निकलेगा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। इस रोशनपुर में रहते समय यही विष्णु तो हम लोगों का आदर्श हुआ करता था। हम में से हर एक छात्र उस समय कभी न कभी ये जरूर सोचा करता था कि काश वह भी विष्णु की तरह मेधावी होता। प्रकाश नारायण सर ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया था, पर वही विष्णु ऐसा कृतज्ञ निकलेगा, आज ये सब जानकर मुझे बहुत हैरानी हो रही थी। उस दिन मानना पड़ेगा कि इंसान को समझने में हम लोग कितनी बड़ी भूल कर देते हैं। जिस शंकर को हम सब एक नंबर का टपोरी समझते थे, प्रकाश नारायण सर के बुरे समय में आखिर वही काम आया। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ दीपक? दीपक मेरे उतावलेपन देखकर हंस दिया। खैर, उसने कहानी आगे बढ़ाई। शंकर उस समय रोशनपुर का चेयरमैन था। न जाने कितने छोटे बड़े अधिकारी उसके अधीनस्थ थे। सबके सब शादी का इंतजाम में जुट गए। अखाड़े के लौंडे भी भाग भाग कर सारा इंतजाम करने में लगे हुए थे। शहर के इंटर कॉलेज में ही शादी का सारा इंतजाम रखा गया था। शनिचर और सोमवार को कॉलेज की छुट्टी कर दी गई थी। कॉलेज के सारे स्टाफ को भी कार्ड दिए गए थे। एक दिन पहले से ही सारे कॉलेज को सजाया गया था। शंकर की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। ऐसी शादी रोशनपुर के लोगों ने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। सबने खूब प्रशंसा की। शादी के दूसरे ही दिन शंकर नूतन को लेकर हनीमून मनाने नैनीताल निकल गया। शंकर 15 दिन तक वहाँ रहा। वह चाहता था कि नूतन अपने अतीत की सारी कड़वी यादें भूल जाए और आने वाला जीवन का खुले मन से स्वागत करे। नैनीताल का रमणीक वातावरण और शंकर के निस्वार्थ प्रेम ने वाकई उसके पुराने जख्म पर मरहम का कार्य किया। वह तेजी से सामान्य होती जा रही थी। उसका मुरझाया चेहरा कमल की तरह खिल उठा था। उसका रूप रावणीय दोबारा लौट आया था। उसका स्वास्थ्य तेजी से ठीक हो रहा था। वह दिन भर नई नई जगहों पर घूमते रहते। कभी नैनी झील में बोटिंग करते, कभी नौकुचिया ताल जा पहुंचते और दिन भर वही बने रहते। दो दिन के लिए वो अल्मोड़ा और रानी खेत भी हो आए। नूतन रोशनपुर से निकलकर कभी भी ऐसी रमणीक जगहों पर नहीं गई थी। सचमुच कि उसका मन प्रसन्न हो उठा। शंकर का इतना प्यार पाकर वह तृप्त हो गई थी। इतने दिनों कैसे निकल गए उसे पता ही नहीं चला। जब वो लोग वापस रोशनपुर पहुँचे तब तक नूतन की आभा पूरी तरह से लौट आई थी। उसका चेहरा वाकई नववधू की तरह चमक रहा था। उसका पुराना रूप लावण्य फिर से लौट आया था। मन में एक नया उत्साह सा भर गया था। अब उसने हंसी खुशी जीवन जीने का फैसला कर लिया था। ये जिंदगी उसे शंकर ने दी थी। उसने मन ही मन सोच लिया था कि वह जीवन भर शंकर को खुश रखेगी। कभी भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाएगी। पर अब भी उसका मन विष्णु के प्रति प्रतिशोध से भरा हुआ था। वह दिन में एक न एक बार मन ही मन उसे कोसती जरूर थी। नूतन की शंकर से शादी होते ही लोगों के जुबान पर ताले पड़ गए थे। अब किसी की जरूरत नहीं थी कि वह नूतन या उसके परिवार के लिए अनगढ़ शब्द निकालता। बहुत से लोग तो खुद अपनी ही सोच पर शर्मिंदा होते। वे सोचते कि बेकार में ही उन्होंने एक शरीफ लड़की पर कीचड़ उछाला था। अगर ऐसी बात होती तो भला अपने चेयरमैन साहब से क्यों शादी करती। नूतन से शादी करने के बाद शंकर के जीवन में कुछ ही सालों में कई बदलाव आए। रोशनपुर का चेयरमैन बनने के बाद उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी थी। रोशनपुर के लोग तो उससे खुशी थे ही, उसके भाग्य ने भी उसका साथ दिया। उसने विधायक का चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत भी गया। वह मंत्री बना। शीघ्र ही यश और समृद्धि उसके कदम चूमने लगी। पर सत्ता के रथ पर सवार होकर भी उसने घमंड कभी नहीं किया। वह सबके सुख दुख में हमेशा काम आया। उसके घर के दरवाजे सदा सबके लिए खुले रहे। शायद यही उसकी सफलता का सबसे बड़ा राज था। मैंने कहा, हाँ दीपक, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। शंकर वाकई में बिल्कुल भी नहीं बदला है।
सत्ता का नशा तो आदमी को अंधा बना देता है, पर शंकर को तो राजनीति में कितना विनम्र बना दिया है। सत्ता का अभिमान तो उसे छू भी नहीं गया है, नहीं तो मुझ जैसा अदनास इंसान को वह कभी याद रखता। मेरी बात सुनकर दीपक सहमति में हंस दिया। अब मुझे समझ में आया कि शंकर की का चेहरा देखकर मुझे बराबर यो क्यों लग रहा था कि मैंने इस भद्र महिला को कहीं देखा है। वाह, वही लंबा और छरहरा बदन, इस उम्र में भी वह कितनी खूबसूरत लग रही थी। आखिर किस समय वही तो इस नगर की मिस रोशनपुर थी। मैंने अन्यस ही सम्मान जताते हुए कहा, वाह, कल तो मैं नूतन जी को एकाएक पहचान ही नहीं पा रहा था, पर लग तो रहा था कि मैंने इनको कहीं देखा जरूर है। दीपक बोला, इतने सालों बाद किसी को पहचान लेना क्या आसान बात है? कितना कुछ तो बदल जाता है। कल मुझे भी तो तुम कहाँ पहचान पा रहे थे। सच तो यही है कि अगर शंकर ने मुझे तुम्हारे आने के बारे में न बताया होता तो मैं भी तुम्हें यूं राह चलते नहीं पहचान ला पाता। मैंने कुछ झिझकते हुए कहा, हाँ दीपक, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आदमी को बदल जाने के लिए 30 साल बहुत होते हैं। देखो ना, इन 30 सालों में विष्णु, शंकर और नूतन सब के सब कितने बदल गए। फिर क्या हम और तुम नहीं बदलेंगे? दीपक मेरी बात सुनकर हंसने लगा। मैंने पूछा, और हाँ, नूतन जी की 2 छोटी बहनें भी तो थी, उनका क्या हुआ? वह बोला, दोनों की शंकर की कृपा से समय रहते अच्छे घरों में शादी हो गई। आज वह दोनों ही बाल बच्चेदार है और अपने अपने घरों में खुश है। कल दोनों बहनें वहां ही थी तो, पर तुम शायद पहचाना नहीं। मैंने कहा, मैंने जब नूतन जी को ही नहीं पहचाना तो उनकी बहनों को पहचानने का सवाल ही कहाँ उठता है। हाँ, प्रकाश नारायण सर मुझे जरूर वहाँ मिले थे, तब मुझे थोड़ा आश्चर्य भी हुआ था। अभी कुछ दिनों पहले ही दिल्ली जाते समय ट्रेन में भी मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। वैसे उनके क्या हालचाल है? वे अब भी उसी भवानी कुचे में राजन गंगवार के मकान में रहकर सुबह के शाम तक ट्यूशन पढ़ाते हैं? नहीं अंकित, राजन गंगवार का मकान तो उन्होंने नूतन की शादी होते ही छोड़ दिया था। कुछ दिन वह दूसरी जगह भी किराए पर रहे, फिर बाईपास पर जगह लेकर एक छोटा सा मकान बनवा लिया। इसके बाद भी वह काफी दिनों तक ट्यूशन पढ़ाते रहे, एकदम निःशुल्क। किसी से पढ़ाने का एक पैसा भी नहीं लेते थे। इन सब बातों से हठात उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। उसकी बात सुनकर मैंने हैरान होते हुए कहा, शायद अंत में प्रभु दयाल सर की ही जीत हुई थी। एक दिन ट्यूशन के विरोध में ही तो वह अनशन पर बैठे थे। दीपक बोला, हाँ, उन जैसे लोग अब इस दुनिया में कहाँ है? वो तो नहीं रहे, पर रोशनपुर वालों का एक नई राह जरूर दिखा गए। अहिंसा और त्याग की, प्रेम और संघर्ष की। उसकी बात सुनकर मैं कुछ क्षण में बैठा रहा। मैंने उस महान आत्मा को मन ही मन श्रद्धांजलि दी। जरा रुककर मैंने पूछा, फिर क्या हुआ दीपक? कहानी अपने क्लास में पर पहुंचने जा रही थी। मेरी बेचैनी भी अब अपनी चरम सीमा पर थी। अंत में विष्णु का क्या हुआ, मैं यही जानना चाहता था। एक लंबी चेपाई लेकर दीपक फिर शुरू हो गया। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत हैरानी हो रही थी। इंसान अपने जीवन में कितना बदल जाता है, मुझे सही अर्थों में ये बात आज रोशनपुर आकर ही समझ में आई थी। नूतन के बेटा पैदा हुआ था। शंकर ने उसे बहुत ही प्यार से अपना लिया था, बिल्कुल अपने बेटे की तरह। सच तो यही था कि उसे लगा ही नहीं कि ये उसका बेटा नहीं है। उसमें नूतन का अंश था और वह नूतन को बेहद चाहता था। नूतन जब उसकी इस भावना को समझती तो उसका मन श्रद्धा से भर जाता, पर कभी कभी उसे आत्मग्लानि की भी अनुभूति होती। काश ये शंकर का ही बेटा होता।
उस समय वह शंकर से और भी अधिक प्यार करने लगती। शंकर ने बेटे का नाम वैभव रखा। धीरे धीरे समय बीतता गया और वैभव 1 साल का हो गया। शंकर ने वैभव का जन्मदिन खूब धामधूम से मनाया, पर ठीक उसी दिन एक अजनबी सी घटना घटी। पता नहीं ये संयोग था या ईश्वर का न्याय। उस दिन सुबह सुबह पातीराम कुचा के लोगों ने देखा कि 2 कारें आकर विष्णु की उसी जीर्ण मकान के सामने आकर रुकी। आगे वाली कार से निकलकर ड्राइवर ने बहुत ही करुण दृष्टि से उस मकान को अच्छी तरह देखा। फिर राह चलते एक व्यक्ति से पूछा, क्यों जी, विष्णु सर का मकान यही है? जी हाँ, पर अब तो विष्णु यहाँ नहीं रहता, पर उसकी माँ तो यही रहती है। वे सज्जन, जिनका नाम राजेश था, बोले, अरे कहाँ ड्राइवर साहब, उनकी तो कुछ ही दिनों हुई मृत्यु हो गई। उनका लड़का तो उनकी अर्थी को कंधा लगाने तक नहीं आया था। हम सब मोहल्ले वालों ने ही मिलकर प्रभावती ताई का अंतिम संस्कार किया था। वैसे भी ताई जी की यही इच्छा थी कि उनका बेटा उनकी अर्थी को कंधा न लगाए। फिर भी हम लोगों ने महानगर में विष्णु के पास खबर भेजी थी, पर वहाँ आया ही नहीं। सुनकर ड्राइवर साहब को भी अच्छा नहीं लगा। न जाने क्यों उस बेचारे की भी आंखों में छलछल आए। ये वही लाला जी था जो विष्णु ने रुकाई के समय राजा साहब के साथ यहाँ आया था। फिर एक दिन विष्णु की माँ को महानगर ले जाने के लिए भी वही आया था। एक दिन इसी लाला जी की उपस्थिति में प्रभावती ने सारे मोहल्लों के सामने ये ऐलान किया था, सुन लीजिए आप सब लोग, आज से विष्णु मेरा बेटा नहीं है, वह मेरे लिए मर गया है। अगर मैं मर जाऊं तो इसे मेरे शरीर को हाथ भी मत लगाने देना। धक्के मारकर उसे इस मोहल्लों से निकाल देना। इस विधवा ने आप सबकी हमेशा सेवा की है। आप भी लोग हैं, इसका दाह संस्कार भी कर देना। इसी से मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। लगभग 2 साल पहले ही यह बात आज भी लाला जी के कानों में गूंज रही थी, पर अपनी भावना को काबू में रखकर उसने पूछा, लेकिन अब इस घर की देखभाल कौन करता है सर? यही सामने के मकान में रहने वाले दीपक बाबू। इन्हीं के पास इस मकान की चाबियां है। इन्होंने प्रभावती ताई के जीते जी खूब सेवा शुश्रूषा की थी। वह बड़े ही सज्जन आदमी है ड्राइवर साहब। तो क्या आप कृपा करके उन्हें 2 मिनट के लिए यहाँ बुला लेंगे? क्यों नहीं? लगता है शायद आपके मालिक इस मकान को देखभाल कर खरीद लेना चाहते हैं। मैं समझ गया। राजेश बोला, जी ऐसी बात नहीं है, बस आप जरा 2 मिनट के लिए दीपक जी को बुला लीजिए तो मेरी सारी समस्या हल हो जाएगी। अभी बुलाई देता हूँ, कहेगे। राजेश दीपक के घर के सामने जाकर आवाज देने लगा, दीपक, ओ दीपक। उस दिन इतवार था। दीपक अभी तक अल्लाह हुआ सा बिस्तर पर ही पड़ा था। उसकी पत्नी संगीता ने आकर कहा, देखो बाहर, तुम्हें कोई बुला रहा है। शायद प्रभावती ताई का मकान खरीदने कोई आया हुआ है। दीपक जब तक अपने घर से बाहर निकलकर आया था, उस समय तक वहाँ काफी लोग जमा हो गए थे। दीपक को देखते ही ड्राइवर ने पूछा, क्या आप ही दीपक जी हैं? दीपक ने कहा, हाँ, मेरा नाम ही दीपक है। कहिए, तो क्या इस मकान की चाबियां आपके पास है? दीपक बोला, हाँ, इस मकान की चाबियां मेरे ही पास है। प्रभावती ताई मरते समय इस मकान की जिम्मेदारी मुझे ही सौंप गई थी। ये बात सुनकर ड्राइवर ने जैसे चैन की सांस ली। बोला, सर, चाबियां लगकर जरा मकान का दरवाजा खोलिए। मैं बहुत देर से यहाँ खड़ा खड़ा परेशान हो रहा हूँ। दीपक बोला, देखिए ड्राइवर साहब, मुझे ये मकान बेचना नहीं है। मैं किसी दिन महानगर जाकर इस मकान की चाबियां विष्णु को सौंपाऊंगा। फिर वो जो चाहे इस मकान का करे, ये उसी का अमानत है। ड्राइवर हंसकर बोला, सर, विष्णु सर खुद ही तो इस मकान में रहने आए हैं। उन्हीं के लिए ही तो मैं इस मकान की चाबियां मांग रहा हूँ। विष्णु आया है? ड्राइवर साहब की बात सुनकर दीपक हतप्रभ रह गया।
वहाँ खड़े और लोग भी हैरान रह गए। इस तरह 2 साल बाद विष्णु का लौटना सचमुच हैरान कर देने वाला ही था। ड्राइवर लालजी की बात पर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। पता नहीं ये क्या अंट शंट बक रहा है। विष्णु यहाँ क्यों आकर रहेगा भला? वहाँ तो किसी बड़े शहर की किसी आलीशान कोठी में रह रहा होगा। इतने सालों बाद विष्णु के रोशनपुर लौट आने की बात वहाँ खड़े किसी भी व्यक्ति को हजम नहीं हो रही थी। लेकिन है कहाँ विष्णु? दीपक ने पूछा। ड्राइवर ने दूसरी कार की तरफ इशारा कर दिया। दीपक के साथ ही 2-4 अन्य लोग भी पीछे खड़ी कार की तरफ पट गए। कार की खिड़कियों पर पर्दे पड़े थे। अंदर का कुछ दिख नहीं रहा था। लोग ने समझा था कि शायद इसमें कोई महिला होगी, इसीलिए इस तरफ पर्दे पड़े हैं। पर जब ड्राइवर ने कार का दरवाजा खोला तो उसके अंदर विष्णु ही था। कार की पिछली सीट पर लेटा हुआ, एकदम लुंजू-पुंज, अपाहिज। उसको पहचानने में वाकई मोहल्लों वालों को बड़ी तकलीफ हुई, पर वह था विष्णु ही। उसने भी दीपक को पहचान कर कुछ बोलने की कोशिश की, पर उसके मुंह से सिवाय गो 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 के और कुछ भी नहीं निकला। विष्णु के ओछे कर्मों के कारण पातीराम कुचा के लोग उससे नफरत करने लगे थे, पर उसे आज इसी हालत में देखकर उन्हें दुखी हुआ। दीपक ने कहा, अरे विष्णु की ऐसी हालत कब से हो गई है? हमें तो पता ही नहीं चला ड्राइवर साहब। ड्राइवर लालजी मनी मन हिसाब लगते हुए बोला, सर लगभग 1 साल 8 महीने से ही इनसी ऐसी हालत है। ऐसी भीषण कार एक्सीडेंट हुआ था कि बस पूछिए मत। खैर उस दिन ड्राइवर लालजी के पास सारा कुछ विस्तार में समझाने का समय नहीं था। चाबी मिलते ही उसने मकान का ताला खोल डाला और अपने साथ आए नौकर काली के साथ उसकी साफ सफाई कराने में जुट गया। घर में रोजमर्रा के काम आने वाली वस्तुएं भी वह बाजार से जाकर खरीद लाया। रसोई घर के सभी चीजें की कमी थी, उसका भी इंतजाम उसने कर दिया। फिर उसने विष्णु को नौकरों की सहायता से लेकर जाकर आराम से बिस्तर पर लिटा दिया। हम सब लोग इस सब कुछ बहुत ही हैरत से देख रहे थे। ड्राइवर दीपक के पास जाकर बोला, सर अब हम तो चलेंगे। आज से साहब इस मकान में रहेंगे। ये बहुत दिनों से यहाँ आने की जिद कर रहे थे। डॉक्टर ने भी कहा कि शायद अपने लोगों के बीच रहकर इनकी हालत में कुछ सुधार आ जाए। दीपक बोला, लेकिन ये तो अपने पास कुछ कर सकते की हालत में नहीं है। इसकी देखभाल कौन करेगा? प्रभावती ताई भी अब इस दुनिया में नहीं है। ड्राइवर बोला, इसकी चिंता आप लोग मत कीजिए। एक काली यही रहेगा, दिन रात साहब की सेवा करेगा। कोठी में भी तो यही साहब का देखभाल करता था। इसे साहब से बहुत लगाव है। सचमुच ऐसा कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन विष्णु फिर रोशनपुर वापस लौट आएगा, वह भी इस हालत में। उसका शरीर एकदम लूस-पुस सा हो गया था। बोलता था तो बस मुंह से गो 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 की आवाज निकलती। वह क्या कह रहा है ये कोई नहीं समझ पाता था, सिवाय काले को। सुबह होते ही वह किसी तरह घिसट कर चबूतरे पर आ बैठता। काले आकर उसके लिए एक दरी बिछा देता था। वह हम में से किसी को भी देखता तो इशारों से अपने पास बुलाने की कोशिश करता था। हम भी शुरू में हमदर्दी के नाते उसके पास चले जाते और पूछते, कहो विष्णु आज कैसे हो? वह न जाने क्या कहता, पर हम में से कोई उसकी बात समझ नहीं पाता। बस गो 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 की अस्पष्ट सी आवाज ही सुनाई देती थी। तब कालीपद ही कहता, जमाई राजा आज बहुत खुश है, देखिएगा एक दिन ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। राजेश पूछता, क्यों, तुम्हें कैसे मालूम? वह कहता, साहेब मैं ही तो 2 साल से इनकी सेवा कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता होगा?
इतने दिनों में इनके हर इशारे को बखूबी समझने लगा हूँ। खैर, काली ठीक ही कह रहा था। मैं जब भी देखने काली विष्णु की सेवा शुश्रूषा में जुटू रहता। सुबह उठते ही वह घर भर की साफ सफाई करके विष्णु को भी नित्य कर्मों से निवृत्त कराता, फिर उसे नहलाता धुलाता। विष्णु अगर जिद करता तो उसके लिए चबूतरे पर आकर दरी बिछा देता। तब विष्णु किसी तरह घिसट घिसट कर बाहर आकर दरी पर बैठ जाता। तब काली कहता, अच्छा जमाई बाबू, आप यहीं बैठे, तब तक मैं खाना बनाए लेता। विष्णु उसकी तरफ देखकर सिर हिलाने लगता। काली अंदर जाकर रसोई घर में खाना बनाने में जुट जाता। काली को वाकई दिन भर दम मारने की फुर्सत नहीं रहती थी। उसे कई काम करने पड़ते थे। बाजार से सब्जी भी लानी पड़ती। घर का सारा सौदा सुलग भी वही हो लाता। घर की साफ सफाई करना, विष्णु को साफ सुथरा करने का, नहलाना धुलाना, ये सब काम भी उसे ही करने पड़ते थे। हट, मैंने पूछा, फिर इसके बाद? उस दिन बिट्टू बुआ के कमरे में बैठे बैठे दीपक ने जो कहानी सुने मुझे सुनाई थी, वह कहानी में एक बार फिर दोहरा रहा हूँ। सच मानिए, इसमें एक भी शब्द मेरा नहीं है, जो मैं इस कहानी को लेकर खुद पर किसी तरह का गुमान कर सकूं। दीपक का घर विष्णु के घर से ठीक सामने ही है, तभी तो वो अपनी बालकनी में खड़ा खड़ा सब कुछ देख रहा था। कभी कभी वो काली से पूछ भी लेता, तुम्हें तो बहुत काम करना पड़ता है काली, राजा साहेब तो तुम्हें अच्छा वेतन देते होगे। वह क्या करे बाबूजी, राजा साहब के यहाँ छुटपन से नौकर हूँ। जमाई बाबू की 2 साल की सेवा कर रहा हूँ। इनसे बड़ी हमदर्दी सी हो गई है। रुपया पैसा तो अलग चीज है साहेब, वह तो हर एक आदमी कमा ही लेता है, पर अपन वह तो भी तो कोई चीज है। दीपक कहता, हाँ ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो, पर तुम्हारे राजा साहब तो कभी अपने जमाई बाबू को देखने नहीं आते। वह कहता, राजा साहब तो बहुत व्यस्त रहते हैं, कोठी पर उनसे मिलने वालों की भीड़ लगी रहती है। महीने में न जाने कितनी बार तो उन्हें दिल्ली लखनऊ जाना पड़ता है। राजनीति करना क्या मामूली काम है, पर देखिएगा फुर्सत मिलते ही वह जरूर आएंगे। वह भी जमाई बाबू को पहुंच जाते हैं। दीपक फिर पूछता, और उनकी पत्नी राजकुमारी शिल्पी को क्या अपने पति की जरा भी चिंता नहीं है? वह भी एक बार भी अपने पति को देखने नहीं आई? क्यों, वे भी राजनीति में व्यस्त रहती है? दीपक की बात शायद काली को अच्छी नहीं लगी। वह अपने मालिक का वफादार नौकर था। उसकी बात सुनकर वह कुछ अन्य मस्तक सा हो गया। फिर कुछ क्षण बाद बोलता, ऐसी बात नहीं है साहिब जी, उनके न आने का भी एक कारण है। वह भी किसी दिन आपको जरूर बताऊंगा। आज तो मुझे बहुत काम करना है। अपने पति से मिलने न आने का भी कोई खास कारण हो सकता है? ये बात जानने की दीपक को बहुत इच्छा हो रही थी, लेकिन तभी विष्णु अंदर के कमरे से बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी गो 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 की आवाजें बाहर तक सुनाई देती थी। काली हड़बड़ा कर कहता, किसी दिन फुर्सत में आपको सारी बातें बताऊंगा साहेब, अभी तो जमाई राजा मुझे बुला रहे हैं। शायद उन्हें बहुत जोर से बाथरूम आ रहा है, तभी इतनी नाराजगी दिखा रहे हैं। वह कहकर काली फिर वहां नहीं रुकता, फौरन घर के अंदर चला जाता। जाते जाते अंदर से दरवाजा भी बंद कर जाता। इस बात पर दीपक को बहुत हैरानी होती कि काली कैसे विष्णु की सारी बातें समझ जाता है। उस दिन लाला जी ने शायद बिल्कुल ठीक ही कहा था कि साहेब, आप लोगों को छोटे मालिक की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक काली है ना, ये सब कुछ संभाल लेगा। यही बेचारा तो जमाई बाबू की 2 साल से देख रेख कर रहा है। साहेब के मन की सारी बातें समझ लेता है। इससे साहेब से बड़ा लगाव है। फिर जमाई बाबू
कोई हमेशा के लिए यहाँ थोड़े ही रहेंगे। जब इनकी इच्छा होगी हम लोग इन्हें महानगर वापस ले जाएंगे। बीच बीच में इन्हें डॉक्टर को भी तो दिखाना पड़ता है। डॉक्टर मुखर्जी की राय पर ही तो हम इन्हें यहाँ लेकर आए हैं। उन्होंने तो कहा था कि शायद अपनों के बीच में रहकर इनकी हालत में सुधार हो जाए। कभी कभी ऐसा चमत्कार हो जाता है साहब। अपनों का स्नेह बहुत बड़ी नेमत है। उस दिन भी दीपक ने पूछा था, पर अब यहाँ इनका अपना है ही कौन? प्रभावती ताई की तो 1 साल पहले ही मृत्यु हो गई है। ड्राइवर पूछता, कौन प्रभावती ताई साहब? दीपक कहता, बतायो था इनकी माताजी। ड्राइवर कहता, ओह सॉरी सर, पर आप सब लोगों भी तो इनके अपने ही हैं। आप लोगों से मिलकर ही शायद इनके स्वास्थ्य में सुधार हो। यही तो डॉक्टर मुखर्जी ने कहा है कि दवाइयों से अधिक अब उन्हें अपने लोगों के स्नेह की जरूरत है। पर लाला जी की ये गोलमोल बातें दीपक की बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। वह पूछता, कौन डॉक्टर मुखर्जी? ड्राइवर बताता, दिल्ली के प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर जतिन मुखर्जी। वे ही तो 2 वर्षों से इनका इलाज कर रहे हैं। राजा साहब भी तो जमाई बाबू के इलाज के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। तो इतने दिनों में कुछ फायदा मिला? हाँ, पहले तो ये अपने आप हिल भी नहीं सकते थे। ये सुनकर दीपक दंग रह जाता है। ये भाग यही खत्म होता है। आगे की स्टोरी सुनने के लिए हमारा अगला वीडियो का इंतजार करें। ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। सुनने के लिए धन्यवाद।